नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम समझेंगे कि ग्लोबल बाजारों से इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय बाजारों में जो तेजी बरकरार है उसमें आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए और इसी के साथ ही साथ खबरों के दम पर आज कौन से शेयर एक्शन में रहेंगे ये भी समझेंगे आज के सेशन में। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। आज जापान के बाजार तो बंद है, लेकिन निकाई देखिए इस वक्त 132 अंक नीचे है। हैंगसेंग भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 222 अंक नीचे हैंगसेंग। और एसजीएक्स निफ्टी में भी कमजोरी है, करीब 0.5% की कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। तो कमजोर शुरुआत है इस वक्त एशियाई बाजारों से और ग्लोबल बाजारों से भी अगर कल के संकेत समझे तो सुस्त ही देखने को मिले हैं। और क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ दीपांशु जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं उसे कैसे समझना चाहिए? के संकेत जरूर आ रहे हैं। जिस तरह से कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक्शन था, यूएस और चाइना का जो तनाव बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जो 2 दिनों से कॉन्सुलेट बंद करने की खबर है, वहां पर कल शाम यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पेओ, उन्होंने कुछ बयान दिए जिसकी वजह से और थोड़ी टेंशन बढ़ी है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव या थोड़ी सुस्ती जरूर है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स इस समय 50 अंक ऊपर है, एसजीएक्स निफ्टी 50 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी शेयर्स में जो कल शाम यूएस में बिकवाली हुई है, ज्यादातर या फिर कह सकते हैं कि लगभग पूरा दबाव सिर्फ वहीं से आया है। जो 5 या 6 दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वहां पर कल शाम भारी गिरावट हुई है, जिसकी वजह से डाउ 350 अंक लुढ़का और वहीं नैस्डैक 2.25% नीचे था। एप्पल 4.5% नीचे था। हालांकि इनके नतीजे एक्सपेक्टेशन हाई हैं, पर गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगला साल परेशानी वाला हो सकता है एप्पल के लिए और कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है इनकी कंपनी की प्रैक्टिसेस को लेकर, जिसकी वजह से थोड़ी चिंता या थोड़ा दबाव इस शेयर पर आया। माइक्रोसॉफ्ट यहां पर नतीजे अनुमान से बेहतर थे, पर फिर भी हमने देखा कि जो पोस्ट मार्केट रिएक्शन है वो नेगेटिव ही रहा। अमेजॉन और नेटफ्लिक्स यहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी, हालांकि ट्विटर में तेजी थी। बेरोजगारी के दावे ये अनुमान से ज्यादा थे। जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे कल शाम को आए वो 14,16,000 पर थे, अनुमान 13 लाख का था। तो फिर लगातार दूसरे हफ्ते हमने देखा है कि जो बेरोजगारी के दावे हैं वो अनुमान से ज्यादा रहे हैं। और कल जो बेरोजगारी के दावे आए वो 15 हफ्तों के गिरावट के ट्रेंड को भी उन्होंने ब्रेक कर दिया है। 15 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि हालांकि बेरोजगारी के दावे हायर लेवल्स पर हैं, पर लगातार गिरावट का ट्रेंड दिखा रहे थे, कल वो बढ़कर आए हैं। तो इन दोनों वजह से आपने देखा है कि चिंता यहाँ पर बढ़ी है और इसी की वजह से भी इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर प्रेशर था, बट ज्यादातर प्रेशर टेक्नोलॉजी स्टॉक से ही आया है। कोरोना के मामलों में उछाल आ रहा है, जिसकी वजह से अनुमान लगा रहे हैं कि अब ये बेरोजगारी के दावे शायद और बढ़ सकते हैं। और कुछ राज्यों ने वापस प्रतिबंध लगाए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, अनलॉक की प्रक्रिया को रोक दिया है, जिसकी वजह से बेरोजगारी फिर से बढ़ सकती है। तो इसकी वजह से भी थोड़ी चिंता बाजार में बढ़ी है। यूरोप के बाजार मिले जुले रहे, ज्यादातर सपाट ही रहे। सोने में हमने फिर से तेजी देखी है। 1900 के काफी करीब कल गोल्ड फ्यूचर्स को हमने पहुंचते हुए देखा। 1890 के डॉलर पर गोल्ड फ्यूचर्स कल पहुंचे हैं। तो सोने में लगातार खरीदारी देख रहे हैं। एक तो ये कमजोर बेरोजगारी के दावे थे, उसकी वजह से हमने देखा, और लगातार डॉलर पर भी दबाव आ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि सोने में तेजी थी। कच्चे तेल पर डिमांड की टेंशन्स को लेकर फिर से हमने कल शाम को दबाव ही देखा। तो कच्चे तेल में दबाव है, सोने में तेजी बनी हुई है। ये कुछ अपडेट मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, जहां पर कि इस वक्त सुस्ती के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दीपांशु, कोरोना को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं? भारत में स्थिति कैसी है इस वक्त? कोरोना को लेकर ज्यादा अपडेट्स अच्छे तो नहीं है पूजा। कल 2,80,000 नए मामले आए थे ग्लोबली, परसों सॉरी, और कल अगर हम देखें तो 2,73,000 नए मामले सामने आए। तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर हैं। 6,250 लोगों की कल मौत भी हुई है और अब संक्रमित लोगों की संख्या 1.5 करोड़ के पार ऑलरेडी हो चुकी है। रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 95 लाख पर है, तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। पर भारत की बात करें तो कल फिर से हमने मामलों में रिकॉर्ड उछाल देखा। परसों 45,000 मामले सामने आए थे, कल 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 775 लोगों की मौत भी हो गई है। भारत में इस समय मरने वालों की संख्या अब 30,000 के पार है। एक अच्छी बात है कि कल वैसे तो नए मामलों में रिकॉर्ड उछाल था, पर कल रिकवरीज में भी हमने रिकॉर्ड नंबर देखा है। कल 33,000 लोग रिकवर भी हुए हैं भारत में, जो अब तक का रिकॉर्ड है एक दिन की रिकवरीज का। फिलहाल 8,70,000
मामले ठीक हो चुके हैं और लगभग 4,40,000 एक्टिव मामले हैं भारत में। यूएस में कल 68,000 नए मामले सामने आए। ब्राजील में हमने 58,000 नए मामले देखे और उनके प्रेसिडेंट का जो सेकंड कोरोना टेस्ट है वो भी पॉजिटिव ही पाया गया है, तो 2 हफ्ते के लिए और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। और एक और अपडेट है यहाँ पर, साउथ अफ्रीका ये एक नया हॉटस्पॉट बनते जा रहा है। साउथ अफ्रीका में हमने देखा है कि 4 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 6,000 से ज़्यादा की मौत हो गई है। और इस हफ्ते साउथ अफ्रीका में 40,000 नए मामले सामने आए हैं। तो यूएस, ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन 4 देशों में सबसे ज़्यादा मामले देखे जा रहे हैं इस समय। तो 4 देशों में स्थिति गंभीर है और भारत में भी रिकॉर्ड मामले तो आ रहे हैं, रिकवरी भी वैसे ही देखने को मिल रही है। अब देखना होगा, इस आंकड़ों पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु इस सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों के आंकड़े कल किस तरीके से थे। एफआईएस की बात करें विदेशी निवेशकों की, तो उन्होंने कैश मार्केट में 1741 करोड़ की खरीदारी की है, खरीदारी के आंकड़े थे कल। वहीं डीआईआईस की तरफ से यानी कि घरेलू निवेशकों ने कैश मार्केट में 932 करोड़ की बिकवाली की है। तो घरेलू निवेशकों ने बिकवाली की, लेकिन एफआईएस की तरफ से खरीदारी देखी गई है। वायदा बाजार में देखेंगे तो यहाँ पर भी खरीदारी के ये आंकड़े हैं, करीब 860 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से वायदा बाजार में देखने को मिली है। तो इन आंकड़ों को कैसे समझना चाहिए और तमाम ग्लोबल संकेत जो मिल रहे हैं उन्हें भी कैसे पढ़ना चाहिए, भी इसका भी रुख कर लेते हैं। और वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल साहब। अभी जो संस्थागत निवेशक के आंकड़े हैं एफआईएस की तरफ से तो अच्छे हैं, लेकिन घरेलू निवेशकों की तरफ से हम देख रहे हैं लगातार बिकवाली हो रही है। इस आंकड़े को कैसे समझना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, आंकड़े तो ठीक है, घरेलू फंड की तो लगातार बिकवाली है ही, उसमें कोई डाउट नहीं। और सबसे बढ़िया बात है कि 11,000 के आसपास, इसके नीचे जो सपोर्ट आ रहा था जब एफआईएस की बिकवाली थी, तब घरेलू फंड से आपको खरीदारी का सपोर्ट देते हुए दिख रहे थे। अब चूंकि मार्केट बढ़ चुके हैं और एफआईएस की तरफ से खरीदारी है, तो अगर सप्लाई करने आए तो आपके सामने खरीदारी भी तो होनी चाहिए। तो वो उस हिसाब से घरेलू फंड की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि उछाल होगा जब एफआईएस की बाइंग होगी तो वो सप्लाई देंगे और वो बिकवाली करेंगे। अच्छी बात यह है कि घरेलू फंड की बिकवाली के मुकाबले में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े थोड़े से बढ़े हैं। हालांकि कल के सेशन में बड़े दिनों बाद फ्यूचर्स में थोड़ी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। कल 1280 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे हैं, तो पहली बार थोड़ा सा आंकड़ा कैश में भले आपको 1741 करोड़ की बड़ी खरीदारी दिख रही है, लेकिन सामने 1280 करोड़ की फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली भी है। तो नेट नेट थोड़ी सी खरीदारी जो है वो कम हुई है, ये कह सकते हैं। हालांकि अभी भी बिकवाली तो नहीं है, कम जरूर हुई है, ये आप कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे आंकड़े हैं। तो मुझे लगता है अभी ट्रेंड बरकरार है एफआईएस की खरीदारी का और घरेलू फंड्स की मुनाफा वसूली का। तो अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं क्या इस ट्रेंड में कहीं कोई बदलाव होने की संभावना दिखती है। ठीक है, तो ये ट्रेंड बरकरार रहेगा एफआईएस और डीआईएस दोनों की तरफ से। तो फिर अनिल जी, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए अहम स्तर कौन से होंगे? देखिए, निफ्टी के लिए 11,050, 11,100 ये बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है। दिन के दौरान ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर अगर बाजार आता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। ऊपरी स्तर पर 11,250 से 11,350 वो रेंज है जहाँ पर मुनाफा वसूली होती हुई आपको नजर आएगी, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। निफ्टी में एक ही दिक्कत की बात है, पुट कॉल रेशियो यहाँ पर 1.90 पर आया है, जो कि हायर साइड पर है, ओवरबोट है। तो उस लिहाज से एक करेक्शन आना जरूरी है। वो करेक्शन आज सुबह सुबह आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो गैप डाउन होगा उसमें थोड़ी बहुत जो पोजीशन कम होनी है, वो पोजीशन कम होने के बाद बाजार हल्के हो जाएंगे और फिर से लोअर लेवल से सपोर्ट लेंगे। बैंक निफ्टी के लिए अब 22,600 से 22,750 ये मजबूत सपोर्ट जोन है और ये आसानी से नहीं टूटेगा। इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने का आपके लिए मौका होगा। ऊपरी स्तरों पर 23,100, 23,200 पहली रेंज है, इसके पार निकलकर बैंक निफ्टी टिका तो 23,300 से 23,450 ये फाइनल टारगेट है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है।
ठीक है, तो ये है अहम स्तर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी ये सारे लेवल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी आपको बताया, निफ्टी पर 11,050 11,100 ये एक अहम सपोर्ट है ऊपरी की तरफ, 11,250 से 11,350 ये ऊपरी रेंज है जहां पर कि आज के लिए आपको नजर रखनी है और यहीं पर ट्रेडिंग की रणनीति भी बतानी है। तो चलिए ये तो थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, और ग्लोबल मार्केट से भी किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी हमने आपको बताया। लेकिन खबरों के दम पर और नतीजों के लिहाज से भी आज काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर कि एक्शन देखने को मिलेगा। क्या है वो खबर यही बता देते हैं, और देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले आप नजर रखिए नतीजों पर, और बायोकॉन के नतीजे अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे। इनके दोनों सेगमेंट्स बायोसिमिलर और जेनरिक सेगमेंट दोनों में अच्छा उछाल आता हुआ दिखा इस तिमाही में। लेकिन आप देखिए जो मुनाफा है उस पर असर आता हुआ दिखा, क्योंकि इनकी जो R&D खर्च है वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो मुनाफा है इस पर असर आता हुआ दिखा। 28% तक मुनाफा घटता हुआ दिखा है, लेकिन वो भी अनुमान से बेहतर है। साथ ही आय जो है वो 15% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में इस तिमाही में करीब 5.5% तक की गिरावट देखने मिल रही है। और साथ ही अगर मार्जिन पर नजर रखें 30% के सामने अनुमान था करीब 20% आने का, लेकिन 25% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। तो कुल मिलाकर नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर हैं। येस बैंक, इस पर आज खास नजर रखें। हमने आपको कल भी ये खबर दी थी। आज हम आपको बता रहे हैं कि FPO शेयर अलॉटमेंट पर कंपनी की सफाई आती हुई दिखी है। FPO के जरिए अलॉटेड शेयर्स जो हैं वो आज यानी कि 24 जुलाई को डीमैट अकाउंट में आते हुए दिखेंगे। साथ ही अलग और टेम्पररी ISIN जो कोड होता है इसमें आते हुए दिखेंगे। इसमें आपको शेयर्स मिलेंगे, और 27 जुलाई यानी कि सोमवार को ये टेम्पररी ISIN कोड वाले जो शेयर्स हैं वो मौजूदा जो स्टॉक्स हैं इसमें कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। तो इस पर आप क्लियरली नजर रखें, ये क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज के लिए जो सर्किट फिल्टर है येस बैंक के लिए वो घटकर अब 10% हो चुका है। स्पेंसर रिटेल पर नजर रखनी होगी, जहां पे कल बोर्ड की बैठक थी। राइट इश्यू को लेकर 80 करोड़ के राइट इश्यू की घोषणा की है कंपनी ने। हर 15 शेयर्स जो आपके पास होंगे उसके सामने आपको 2 राइट्स इश्यू के लिए आप एंटाइटल्ड होंगे, आप यहाँ पे ले पाएंगे। और 4 से लेके 18 अगस्त के बीच में ये राइट इश्यू खुलता हुआ दिखेगा। 29 जुलाई को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इसके अलावा इनियोस टायरोल्यूशन, इस पर भी आप नजर रखें, जहां पे प्रमोटर्स ने 1100 रुपए प्रति शेयर के डीलिस्टिंग प्राइस को खारिज कर दिया है। और साथ ही इन 2 दिनों में कोई काउंटर ऑफर भी कंपनी नहीं लाई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है जिस पर आपको नजर रखनी है। साथ ही आज PNC इंफ्राटेक, जहां पे NHAI से कंपनी को करीब 1550 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे, 2 हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे। इसके अलावा आज एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल, ये इंपॉर्टेंट खबर पर आप नजर रखें। वैसे ये जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर थी, इस पर मुहर लगती हुई दिखी है। और IRDAI जो कि इंश्योरेंस के रेगुलेटर हैं, इनका ये कहना है कि एक्सिस और मैक्स फाइनेंशियल को जो डील है इनकी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करने होंगे। साथ ही डील में अन्य विकल्प पर भी विचार करने होंगे। इस पर आप नजर रखिए। ये दोनों स्टॉक्स कल भी एक्शन में थे और आज भी इसके चलते आज फोकस में आते हुए दिखेंगे। और आखिर में फंड एक्शन पर नजर कर लेते हैं। रोजारी बायोटेक, जहां पे गोल्डमैन सैक्स ने करीब 4.81 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 692 रुपीज प्रति भाव पर ये शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। तो इसके चलते आज नजर रखिए। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारे नतीजे हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स देखने के लिए। तो कुछ फंड एक्शन भी थे और एक्सिस और मैक्स फाइनेंशियल यहाँ जरूर नजर रखिए। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर थी जहां पर कि मुहर लग चुकी है और इनके स्ट्रक्चर में, डील के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होने की खबरें इस वक्त निकल कर आ रही है। डिटेल्स हम आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन इन 2 स्टॉक्स पर आज आप नजर रखिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति बताई थी। आइए पहले उसको सुन लेते हैं। आज मैं 2 स्टॉक लेके आया हूँ। एक तो रिलायंस 2100 की कॉल, मैं सिर्फ स्टॉप लॉस बताऊंगा 26 रुपए, और टारगेट इन्वेस्टर अपने आप तय कर सकता है कि लूज कितने के लिए और गेन कितने के लिए, बिकॉज ऊपर खुल सकता है काफी, तो हो सकता है भाव भी आपको ऊपर खोलना पड़े। दूसरा बैंकिंग स्टॉक है जो अच्छा है, 1380 की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। 27 रुपए 65 पैसे क्लोज हुई है। 18 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रहेगा 45 रुपए।
ओके, तो रिलायंस 2100 की कॉल लीजिए 39 पर, स्टॉप लॉस होगा 26 का और टारगेट 63 का। और इसके अलावा कोटक बैंक में भी इन्होंने ऑप्शन की रणनीति सुझाई थी 1380 के कॉल के लिए 27.65 पर लीजिए इसको, स्टॉप लॉस होगा 18 का और 45 के टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं। तो रिलायंस और कोटक बैंक यहाँ पर ऑप्शन की रणनीति आपको सुझाई गई थी। लेकिन हर रोज बाजार आज और कल में हम आपको इसी तरह की सटीक स्ट्रैटेजी रोज आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें कि HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा बताते हैं कमाई का ऑप्शन ट्रेड। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे कमाने हैं तो जरूर देखें बाजार आज और कल में शर्मा जी का ऑप्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग के लिहाज से नजर कहां रखनी है आपको। तो आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। बिकवाली करने का ट्रेड देख रहे हैं ये TCS में आज के लिए 2200 का स्टॉप लॉस होगा स्टॉक पर और टारगेट होगा 2130 का। तो TCS में बिकवाली करने की राय आज आपके लिए आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से। और बाकी जो दो कॉल्स हैं इसमें खरीदारी करने की राय है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। पहला जो इनका कॉल है वो है बजाज कंज्यूमर में, खरीदिए इसको 173 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस होगा 169 का, 185 के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और अगला कॉल है सीक्वेंट साइंटिफिक 114 के भाव पर खरीदिए, स्टॉप लॉस होगा 111 का, 121 के लक्ष्य के लिए आज आपके लिए सीक्वेंट साइंटिफिक में खरीदारी के मौके। तो TCS, बजाज कंज्यूमर, सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पर आज के लिए आपको रणनीति सुझाव दी गई है। लेकिन चलिए अब मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और ये बताने के लिए सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी, कल हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में, तो आज के लिए क्या रणनीति बना के चले दोनों में ही? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। मुझे लगता है निफ्टी बैंक ने भी दोनों में खरीदारी का ही जो स्ट्रैटेजी होगा वही मेंटेन करना है। निफ्टी के लिए जैसे मैं कहूंगी कि निफ्टी 11,180 170 के आसपास जितना नजदीक इस रेंज के आसपास मिलेगा उतना ही बेहतर है। 11,150 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट के लिहाज से जैसे कल मैं टारगेट दे रही थी 11,250, आज लगता है कि 11,250 का लेवल क्रॉस करके 11,300 तक भी जा सकता है। तो ऊपर में 11,250 11,300 का टारगेट के लिए निफ्टी को करंट लेवल से खरीदारी करके चलना चाहिए, या डिप में मिलता है तो और बेहतर है। 11,180 से 170 के बीच में लेने से 11,150 से नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। रहा सवाल बैंक निफ्टी की, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत अगर डिप में मिल जाता है तो बहुत बेहतर होगा। 22,800 22,700 के आसपास होगा बैंक निफ्टी का सपोर्ट, और जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज को होल्ड कर रहा है तब तक खरीदारी करके चलने का सलाह है। टारगेट होगा 23,300 से 23,500 का, क्योंकि वही इसका इमीडिएट हैंडल है। अगर 23,300 500 का रेंज क्रॉस करके बैंक निफ्टी उससे ऊपर क्लोज करेगा तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। पूजा, ओके, तो ये रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बता दी गई है। इसके अलावा सिमी आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपने? स्टॉक में पूजा ICICI बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, 390 के ऊपर आके बंद किया था कल, आज भी मुझे लगता है कि इसका स्ट्रेंथ मेंटेन होगा। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह है। स्टॉप लॉस होगा 384 के नीचे, पहला टारगेट होगा 397, दूसरा होगा 402। और नेटको फार्मा होगा मेरा तीसरा स्टॉक। नेटको फार्मा में भी मुझे लगता है कि खरीदारी करके चलना है। 725 के नीचे स्टॉप लॉस लगा, 725 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 710 से नीचे, और पहला टारगेट होगा 755, दूसरा होगा 770। और दोनों ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए होल्ड किया जा सकता है अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है। ICICI बैंक, नेटको फार्मा। बिल्कुल, और ICICI को तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करिए, क्योंकि कल नतीजे भी आने वाले हैं। ये आपको हम बता देते हैं, कल नतीजे भी हैं, तो उस लिहाज से आप ट्रेडिंग यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 384 का, 384 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। 397 402 के लेवल्स के लिए ICICI बैंक अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सिमी, ये सारी रणनीति हमें सुझाने के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और दोनों ही कॉल्स में। नेटको फार्मा भी एक कॉल था जहां पर कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये तो राय हो गई मार्केट पर, लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त SMC कमोडिटी ट्रेड से वंदना भारती जी जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। आज कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है आपको? चांदी, सोना और डॉलर में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? शुरुआत पहले चांदी से करिए, क्या करें यहाँ पर? गुड मॉर्निंग पूजा। जिस तरीके से बहुत शार्प रैली आई है चांदी में, मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे मुनाफा वसूली का दिन हो सकता है।
और यहाँ पे हायर लेवल पर हम थोड़ी सी सेलिंग आते हुए देख सकते हैं। मेरे ख्याल से सिल्वर MCX को सेल करके चलना चाहिए 60,700 पे, 60,000 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ 61,000 का होगा। बस एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो मेगा ट्रेंड है गोल्ड और सिल्वर जो भी हो बुलियन काउंटर में, यहाँ पे अभी बुल रन में है। ये जो कॉल्स है ये इंट्राडे के लिए एक सेलिंग कॉल दी जा रही है। ठीक है, तो ये राय सिल्वर में आपको दे दी गई है, बिकवाली करने की राय होगी। टारगेट 60,000 का, 61,000 के स्टॉप लॉस के लिए आप कर सकते हैं। चांदी में बिकवाली। सोना यहाँ पर क्या करें? सोने में तो हम देख रहे हैं वरना लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और अगर गोल्ड फ्यूचर्स भी देखेंगे तो करीब $1890 के आसपास ये स्तर भी छू चुका है, तो रिकॉर्ड तेजी यहाँ पर भी बनी हुई है। सोने में क्या करके चलें? जी पूजा, मुझे लग रहा है कि सोने में भी यहाँ पे तेजी जो है ये बरकरार रहेगी। और जिस तरीके से US चाइना के बीच में टेंशन है और जिस तरीके से यहाँ पे देखिए डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक न्यू यहाँ पे ट्रिगर आया है सोने में। और सोने में भी यहाँ पे अच्छी खासी हम लोगों ने बढ़त आते हुए देखी है। आज के दिन में लग रहा है मुझे कि एक न्यू राउंड ऑफ सेलिंग से पहले, बाइंग से पहले मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता है। तो 50,500 पे एक बार सेल करना होगा, 50,000 का टारगेट रखना होगा, 50,750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे हम एक सेलिंग जो है वो आता हुआ देख रहे हैं। ओके, तो ये राय सोने पर है। गोल्ड पे भी आज आपको बिकवाली करके चलनी है। और इसके अलावा आखिर में वरना जी डॉलर में क्या करें आज? रुपी में मुझे करेंसी में लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अब काफी अप्रिशिएट हुआ है 2 हफ्तों से रुपया। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि USD में थोड़ी सी तेजी आनी चाहिए। 74.8 पे एक बार बाइंग करना चाहिए, 74.92 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 74.76 का। ये राय यहाँ पर आपको दे दी गई है सिल्वर, गोल्ड और डॉलर तीनों में ही। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो सिल्वर में बिकवाली करके चलिए 60,000 के लक्ष्य के लिए। गोल्ड में भी बिकवाली करने की राय होगी 50,000 के लक्ष्य के लिए। और रुपये में भी 74.92 के लेवल्स के लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। तो ये तो था, चलिए इक्विटी और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से कहाँ मौके हैं ये लेकर संदीप और कुशल हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे फास्ट मनी के साथ, आपके लिए 20 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।